ये है घटना चक्र की जीएस दृष्टि और ये भारतीय राज व्यवस्था की है। इसमें क्या है ना कि भारतीय राज व्यवस्था के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सारे दिए गए हैं। इसको एक बार कवर कर लेने से क्या रहेगा कि पीसीएस हो और चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये सफिशियंट हो जाएगा फैक्ट। तो फैक्ट इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जब भारत में पहली बार भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, उस टाइम क्या हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो कंपनी ने शुरू किया था कि कैसे हम यहाँ पे अपना शासन चलाएं, उसमें कैसे सारी व्यवस्था को रेगुलेट करें। उसके लिए कंपनी ने कुछ लॉ एक्ट बनाए अपने। तो उन्हीं कंपनी ने मतलब कौन सा लॉ एक्ट बनाया उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कौन सा एक्ट बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। क्यों पारित किया गया था? कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था, कुप्रशासन हो गया था। इनको दूर करने के लिए इसको पारित किया गया। प्रावधान क्या थे इसके? कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और को मिला के कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही की गई थी। उसके बाद क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन। नंबर 2, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। नंबर 3, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। मतलब कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा नियम बनाया गया। फिर क्या हुआ? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया। इसमें क्या बनाया? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। मतलब 1786 के एक्ट में ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, पहले क्या था, वो जो भी उसकी परिषद या उसकी कमेटी जो निर्णय लेती थी वही फाइनल हो जाता था। लेकिन फिर अब 1786 से क्या बना दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है वो मतलब परिषद के निर्णय को हटा के अपना निर्णय भी लागू कर सकता है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। मतलब कंपनी को ये नहीं था कि बस कंपनी ही व्यापार करेगी, उसी का एकाधिकार नहीं रह गया था। और कंपनी को क्या दे दिया गया था? वो चाय का व्यापार कर सकती थी अकेले और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी बस। उसके बाद कंपनी को अगले 20 सालों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। और पहली बार चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत ही पहली बार शिक्षा पर खर्च किया गया। मतलब शिक्षा के लिए भी कुछ लगाया गया। मतलब प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए लगाए गए। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या कहा गया? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत ये हुआ, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। नंबर 2, क्या किया गया? कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। नंबर 3, क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब कानून बनाने के लिए क्या किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। वो कौन था? मैकाले थे, इसलिए मैकाले को प्रथम विधि सदस्य कहा जाता है। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार भी छीन लिया गया। फिर इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में क्या रहता है? नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया। अब क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन कौन देता था? सिर्फ सरकार द्वारा देना होगा। धन कंपनी देगी, लेकिन वेतन कौन निश्चित करेगा? मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट निश्चित करेगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई
और 6 उसमें से सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब 1853 के बाद होता है 1858। तो 58 में तो मतलब वो शुरू हो जाता है, ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है महारानी विक्टोरिया के द्वारा। तो पहले इसके पीछे देख लेते हैं कौन कौन से कंपनी के द्वारा अधिनियम आए थे। नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा 1786 का अधिनियम, चौथा चार्टर एक्ट 1813, पांचवा चार्टर एक्ट 1833 और छठा चार्टर एक्ट 1853। इतने एक्ट जो थे वो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही काम चल रहे थे। इसके बाद में क्या होता है, अब आता है 1858, मतलब कि 1857 में जब संग्राम होता है ना पहला, तो उसके बाद में क्या होता है कि इतना ज़्यादा सब कुछ बदल चुका होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती है अब कंपनी के हाथों से शासन अपने हाथों में ले लेना चाहिए, नहीं तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो फिर अब भारत सरकार अधिनियम बनता है 1858। इसमें क्या होता है, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दे दिया जाता है। मतलब अब डायरेक्ट कंपनी से, पहले क्या था कि कुछ चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी लेकिन अधिकतर चीज़ें कंपनी ही करती थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नियोजित करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या हुआ कि भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था कंपनी से लेके ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। अब क्या हुआ, भारत राज्य सचिव क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार कहाँ पहुँच गए, भारत राज्य सचिव को प्रदत्त, मतलब जो भारत में ब्रिटिश की सरकार थी उन्हीं को सारे अधिकार मिल गए कंपनी से लेके। अब उसके बाद फिर क्या होता है, भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम क्या बना दिया गया, वायसराय। मतलब अभी तक जब तक कंपनी का शासन चल रहा था इंडिया में, तब तक जो भारत के गवर्नर जनरल कहा जाता था, भारत के जनरल को, मतलब गवर्नर जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन जैसे ही 1858 में जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार के अंडर चला गया, तो उन्होंने उनको गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। भारत में ब्रिटिश क्राउन का मतलब प्रत्यक्ष प्रतिनिधि अब क्या हो गया, वायसराय कौन हो गया, भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गया। अब देखते हैं ब्रिटिश ताज के शासन अधिनियम, मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से लाए अमेंडमेंट वो देख लेते हैं। पहला क्या लाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अधिनियम लाई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या बनाया उसने, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। मतलब जो अभी तक गवर्नर जनरल था कंपनी के शासन में, अब वो मतलब गवर्नमेंट के शासन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में क्या बन गया, वायसराय। अब वायसराय को क्या दे दिया गया, सारी शक्तियाँ वायसराय को, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई, और अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि कितनी है, 6 माह हो गई, मतलब 6 महीने तक रहेगा। फिर वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान। अब जो वायसराय की परिषद, मतलब जो उसकी कमेटी रहती थी, वायसराय की कमेटी में जो जितने लोग थे वो कानून बना सकते थे। और लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली में था। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार फिर किया जाता है। फिर क्या होता है, बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार। ये लोग क्या करते हैं, वायसराय की परिषद क्या करती है, बम्बई तथा मद्रास को पुनः प्रांत बना देते हैं, अपने लिए कानून बनाने का संशोधन करने का। फिर क्या आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है। इसमें देखो क्या क्या कहा गया है, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त। मतलब आप बजट पे बहस कर सकते थे। ये किसके द्वारा आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। दूसरी बात क्या हुई, सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार। अब क्या होगा, विधानमंडल में जो सदस्य रहेंगे उनको 6 दिन पहले मतलब सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते हैं।
और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ, और कुछ अर्थों में निर्वाचन भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब भारतीय परिषद अधिनियम में बहुत इंपॉर्टेंट है 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। दूसरी बात क्या हुआ, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। फिर इसके बाद आते हैं, सबसे पहले इसको बस ये इम्पोर्टेंस है, इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी था। फिर आता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में किसने क्या क्या कहा। गांधी जी ने क्या कहा था 1909 के बारे में, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, मतलब ये एक्ट बढ़िया नहीं है इंडिया के लिए। रैमजे मैकडॉनल्ड ने क्या कहा था, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो ये 1909 के बारे में गांधी जी ने और रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा था। उसके बाद क्या आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 का अगला नाम क्या था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी नाम था। इसमें क्या क्या किया गया, प्रांतों में दैत्य शासन की शुरुआत की गई। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतीय विषय आरक्षित, हस्तांतरित, विभाजित किए गए। फिर अधिनियम का आधार मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को बनाया गया। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या, अभी तक देखो जो पहले तो हमारे यहाँ पे बनाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है अधिनियम। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसके हाथों से शासन ब्रिटिश को जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ लॉ अपना बनाते हैं। फिर क्या होता है, 1935 में एक भारत सरकार अधिनियम ही बना दिया जाता है। तो इसके प्रावधान क्या थे, इसका गठन कब हुआ, गठन संघीय लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, दैत्य शासन प्रांतों से समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू रखा गया, स्वायत्तता प्रांतों को दी गई, उत्तरदायी शासन स्वशासन हुआ, प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर। और क्या हुआ प्रावधान, और इसके क्या थे, विस्तार कितना, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का महत्व क्या है इसका, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना काफ़ी हद तक। मतलब जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वो काफ़ी हद तक अभी तक उसी को मतलब फॉलो किया गया है, और उसी में सुधार कर कर के कुछ नया संविधान बना दिया गया है। मतलब ये बेसिक यही बनाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही संविधान का बेसिक बनाया गया है। और इसमें जो द्विसदनीय थी, केंद्रीय विधानमंडल था, शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों में था। स्थापना फेडरल न्यायालय कब बनाया गया, 1937 में। जवाहरलाल नेहरू का कथन क्या है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। उन्होंने इसको भारत सरकार अधिनियम को ये कहा, और इसे गुलामी का अधिकार कहा, दासता का आज्ञा पत्र कहा, अनुदेश प्रपर्द अंतर्विष्ट, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट। भारत के संविधान में वर्ष 1950, मतलब नीति के निर्देशक तत्व कब सम्मिलित किए गए, 1950 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत कर दिया गया। मतलब जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में 1936 में, तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। फिर अब लास्ट में आता है भारत सरकार अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। मतलब अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग अपने, जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी। तो धीरे धीरे पॉलिटी को भी समझेंगे, कहाँ क्या कैसे है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।